नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। दिन भर तो आप तमाम खबरें देखते ही होंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। चाहे बात करें सड़क की या बात करें सदन की। सड़क और सदन मैंने इसलिए कहा क्योंकि राजनेताओं का नाम मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरह से बिहार की मौजूदा हालात है, उससे आप बिल्कुल रूबरू होंगे। और सड़क का बात मैंने इसलिए किया क्योंकि जितने भी तमाम युवा वर्ग के लोग हैं जिन्हें आज नौकरी करके अपने घर परिवार को लेकर चलना होता है, वो सड़क पर है। ये खबर तो देखते ही होंगे, सारा दिन हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते ही हैं। मगर अगर उन खबरों से थोड़ा-सा हटकर हम बात करें तो आता है एंटरटेनमेंट, आता है भोजपुरी जगत का नाम, आता है हॉलीवुड का नाम और बॉलीवुड का नाम। मगर हमें अगर बात करें हम बिहारी हैं, तो कहीं न कहीं भोजपुरी जगत का नाम आता है और भोजपुरी जगत का नाम आता है, तो कहीं न कहीं कुणाल जी का नाम याद आता है। हम उनसे मिलवाएँगे, बहुत सारी चर्चा होंगी। उस चर्चा से पहले आपको कुछ जो भोजपुरी जगत में अभी चल रहा है, शायद आप रूबरू होंगे। मैं बताऊँ कि आपको तो ख़ैर पता ही होगा कि किस तरह से मौजूदा हालात है भोजपुरी फ़िल्म का। मैं अगर बड़ा हो रहा हूँ, तो अपने छोटे पे लांछन लगा रहा हूँ। अगर वो छोटा है, अपने छोटे पे लगा रहा है। ये चीज़ होना चाहिए क्या? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब भी मिलेंगे क्योंकि कुणाल जी हमारे साथ हैं और कुणाल जी के बारे में मैं चर्चा क्या करूँ, आप पहले खुद देख लीजिए। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद और नेशन भारत के तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, बात कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि चर्चा इतनी है और आपको देखने के बाद और आपसे मिलने के बाद तो और भी बहुत सारे प्रश्न मेरे मतलब माइंड में घूम रहा है। पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं। जब आप पढ़ाई की उम्र में होंगे, तभी मेरे ख़्याल से इस फ़िल लाइन में आए होंगे। जी। उस वक़्त तो काफ़ी माहौल चेंज होगा क्योंकि अभी के मुकाबले जिस तरह से सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उस वक़्त तो उतना नहीं चलता होगा। फिर भी आपके परिवार वाले अनुमति दिए थे आने के लिए इसमें? देखिए, एक बात मैं बताऊँ, मैं थोड़ा-सा सच को सच और गलत को गलत बोलने वाला आदमी बचपन से हूँ और जी। बड़ा ज़िद्दी था। ज़िद किसी गलत चीज़ का नहीं, किसी हुँ, गलत बात की नहीं। एक बचपन से मेरी भावना थी कि मैं वो काम करूँ, जो मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है। मेरे पिताजी राजनीति में थे, बिहार सरकार में लंबे अरसे तक मंत्री रहे। मेरे तमाम रिश्तेदार को इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, पुलिस डिपार्टमेंट में सब जगह रहे। खेल, डिफेंस और फिल्मों में कोई नहीं था। अच्छा। बिहार की स्थिति उस समय, मैं बात बता रहा हूँ 78 77 की, तो खेल बहुत विकसित नहीं था हमारे प्रदेश में, जहाँ मुझे लगा कि मैं अपना करियर बना सकता हूँ। अब मुझे चुनाव डिफेंस और फिल्म की तरफ करना था, हुँ, हुँ। तो मैं पटना में रंगमंच में पढ़ाई एन कॉलेज में मैं कर रहा था और रंगमंच में और पटना रेडियो में नाटक में हिस्सा लेने लगा। अच्छा। लोगों ने मेरे काम को सराहा, तो मेरे मन में आया कि ये काम किया जा सकता है और हुँ, मैं एक सपना लेके मुंबई गया। मेरे माता पिता, किसी भी बाप को या माँ को ज़रूर ये चिंता होगी कि कहीं मेरे बेटे का ये फैसला गलत तो नहीं है। हुँ, तो मैंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक अच्छे माता-पिता की तरह उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि ठीक है, आप अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जाइए और नहीं कुछ होगा तो लौट आना। बहुत लोग एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं, कोई पास करता है, कोई फ़ेल करता बिल्कुल। है, तो हम भी समझेंगे। और मैं वो ख्वाब लिए आया और मैंने मुंबई में संघर्ष किया। चूँकि ज़िंदगी में फ़िल्मों का कैमरा ना मैंने कभी देखा था, ना मेरे ख़ानदान में, मेरे परिवार में किसी ने देखा था। तो वहाँ एक संघर्ष की, लो रास्ते बने, फ़िल्मों में काम मिला। हर आदमी, कई लोगों को लगता है कि मंत्री पुत्र थे इसलिए बड़े ऐशो आराम में ज़िंदगी, लेकिन हमारा परिवार बहुत साधारण था। हुँ, मंत्री पिताजी पद से थे, हुँ, कोई आर्थिक स्थिति से वो बहुत समृद्ध नहीं थे। तो हम 4 भाई थे, 1 बहन थे, तो सबों का गुज़ारा करना था उनको। तो संघर्ष को मैं जानता था। हुँ,
कि रोटी, संघर्ष। हाँ, रोटी की आसानी से नहीं मिलती है या हम्म, इंसान की ज़रूरतें आसानी से पूरी नहीं होती हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसमें फिर मौका मिला मुझे, और मेरी पहली फ़िल्म थी कल हमारा है, जो 6 मार्च 1980 में पटना के एलिफिंस्टन सिनेमा हॉल में लगी, और उसको बिहार के जनता ने, दर्शकों ने बहुत सराहा, प्यार दिया और मेरी पहचान बन गई। पूरी तरह नहीं, लेकिन लड़खड़ाते धीरे धीरे कदमों से, पहचान बन गई थी हाँ, उस वक्त। मैं खड़ा होने लायक हो गया। हम्म, और उसके बाद मुझे फ़िल्में मिलने लगी, धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव, दूल्हा गंगा पार के, जो सिनेमा हॉल में लगती थी तो 50 हफ्ते, 25 हफ्ते, इतना इतना दिन तक लगा रहता था आपका जी, मूवीज। आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा किनारे मोरा गाँव भोजपुरी इतिहास की एकमात्र फ़िल्म है, जो बनारस के कन्हैया चित्र मंदिर में 1 साल 4 महीने 4 शो में चली थी, उतरी नहीं थी। 1 साल। जी। और न जाने कितनी जगह वो 50 हफ्ते और 75 हफ्ते लगातार एक-एक सिनेमा हॉल में चली है। तो वो एक दौर था। और मैंने जैसा कहा कि हर वक़्त का एक शहंशाह होता है। जी। मुझसे पहले भी भोजपुरी फ़िल्मों में नामचीन कलाकार रहे हैं, मेरे बाद भी हैं, हम्म, उनके बाद भी आएँगे। लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं वो कलाकार हूँ, जो भोजपुरी सिनेमा के जन्मदाता। 1962 में पहली भोजपुरी फ़िल्म बनी थी, हम्म, तो नज़ीर हुसैन साहब, चित्रगुप्त जी, पद्मा खन्ना जी, इनके साथ भी काम किया हूँ, और आज की पीढ़ी के साथ भी काम कर रहा हूँ। मेरा बेटा भी फ़िल्मों में डेब्यू कर चुके हैं। संघर्षरत नौजवान अभिनायक है वो, हम्म, पूरी तरह पैर नहीं जमा है अभी। मतलब डेब्यू तो कर चुके हैं जी अपना। हाँ, वो कई फ़िल्में रिलीज़ भी हो गई हैं, हम्म, तो मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। तो इतने लंबे दौर, ये 40-42वां साल है भोजपुरी सिनेमा में, 62 साल के भोजपुरी सिनेमा के सफ़र में ये 42वां साल, एक छोटा सिपाही बन के मैंने भी योगदान दिया है। चलिए। तो ये थे कुणाल जी, जिन्होंने अपना हिस्ट्री बताया और काफ़ी रोचक रोचक बातें बताए, जिन्हें सुनकर थोड़ा सा स्माइल मेरे चेहरे पे भी देख लिए होंगे, क्योंकि दिन भर का हरासमेंट होता है यार, समझ में नहीं आता है कब बैठने का टाइम मिले, कब निकलने का टाइम मिले। मगर ऐसा वक्त भी आता है इंसान के ज़िंदगी में जब वो चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आता है, जिसका अभी का पूरा श्रेय कुणाल सर को जाता है। और भी बातें करेंगे। जैसे सर अभी आपने बताया कि जब आप बात कर रहे थे तो आपके बातों से काफ़ी चीज़ झलक रहा था। सीनियर को रिस्पेक्ट, जूनियर को रिस्पेक्ट जो आप दे रहे थे अभी। अभी आपने बातों-बातों में भी कहा कि मेरे से पहले भी स्टार्स हैं, मेरे बाद भी स्टार्स हैं। इवन आपने अपने बेटे के साथ भी काम किया, उनको भी आपने इज़्ज़त दिया। बखूबी इज़्ज़त देते हैं इंसान तो भी मिलता है। मगर अगर हम 21वीं शताब्दी का बात करें सर, जिस तरह से माहौल चल रहा है, आपने ही भोजपुरी जगत में काम किया, हमने तो देखा है, आपने तो काम किया है, तो आप अंदर की बात भी जानते होंगे। मगर हम लोग तो ऊपर-ऊपर का बात जानते हैं, एक तरफ़ा बात जानते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू हम देख रहे हैं, दूसरा पहलू आप जानते होंगे। अभी सर जो भोजपुरी जगत में हो रहा है, क्या इसको सार्वजनिक करना ज़रूरी था या ज़रूरी होता है? बस मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ। ये जो आपने सार्वजनिक शब्द बोला, जी। कभी-कभी मैं, चूँकि मेरा घर है पटना, जी। शहर है, हुँ, हुँ, और यहीं की गलियों में खेल-कूद के बड़ा हुआ हूँ, हुँ, इसलिए जब सड़कों पे कभी-कभी गुज़रता हूँ, तो गाड़ी से जा रहा हूँ तो बगल के जीप में या टेम्पो में या बस में महिलाएं भी बैठी हैं, और एक बड़ी अश्लील गीत लाउड स्पीकर में बजाया जा हुँ, रहा हुँ, है। हुँ, हुँ। बजता ही है। मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन सड़कों पे होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर चौराहे पे खड़े रहते होंगे। हुँ, हुँ, मुझे लगता है कि जो गाड़ी जिसमें ये गाना बज रहा है उसका लाइसेंस भी सरकार ने दिया होगा। बिल्कुल सर। तो वो सार्वजनिक है। हुँ, हुँ, शर्म उनको आनी चाहिए, हुँ। न कि हमें आनी चाहिए। सर बिल्कुल, इस पे तो अभी कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा कि किस तरह से शादी-ब्याह में जो भोजपुरी गाना बजता है, जो अश्लील गाना बजता है, उस पे भी सरकार ने बैन लगा चुका है, वो भी पूरी तरह से। अगर सरकार की नज़र में या थाना की नज़र में अगर वो गाने बज रहे हैं, तो उसको बैन लगाया जाए। हालाँकि
हम लोग कॉलेज वगैरह भी जाते हैं, गर्ल्स स्कूल भी जाते हैं, तो उनसे भी कभी-कभी हमारी बात होती है, तो उन लोगों का भी कहना होता है कि कभी-कभी तो हमको ऑकवर्ड फ़ील होता है कि हम गली मोहल्ले से जाते हैं या ऑटो में बैठते हैं, तो हम तो मना भी कर देते हैं। लड़कियों का कहना होता है, हालाँकि ये सही भी है और इस चीज़ पे तो बिल्कुल पाबंदी लगना चाहिए। मगर सर फिर से वही सवाल मैं करूँगा, अभी जिस तरह से भोजपुरी जगत में चल रहा है, क्योंकि आप लोग का एक दौर था सर, जिसमें लोग एक-दूसरे को सम्मान देते थे। अगर मानकर चलिए कि अगर आपका कोई मूवी आने वाला है या आपका कुछ भी आने वाला है, तो लोग प्रमोशन में जुट जाते थे कि चलो ये मेरे भाई का वीडियो है, उसको प्रमोशन दिलाया जाए। मगर अभी क्या हो रहा है कि गलती से अगर किसी भी सिंगर का, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सारे लोग अपने-अपने संवैधानिक पद पे हैं, किसी पद का मैं ये नहीं करना चाहता। तो अभी के डेट में क्या हो रहा है ना कि अगर कोई गाना गा रहा है, तो वो मेरे से अच्छा गाना क्यों गा रहा है? या तो उसके चैनल पे बैन लगवा दिया जा रहा है अपने फॉलोवर्स को लेकर। मतलब कि 2 गुट में लड़ाई हो रही है। वहाँ पर तीसरा गुट आ जा रहा है उन दोनों को बदनाम करने के लिए, अपना छवि सुधारने के लिए। तो ये सर आपके ज़माने में तो बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि हम भी भोजपुरी जगत से हैं, मेरा भी घर भोजपुर होता है और बखूबी हमें भोजपुरी आती है। और मान-सम्मान, जैसे कि अगर बड़े हैं तो रउआ का इस्तेमाल भी होता है। हम आपसे भोजपुरी में ही बात करेंगे। मगर सर ये हो क्या रहा है? क्योंकि बहुत सारे, अगर आप संवैधानिक पद पे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके फॉलोवर्स होंगे। देखिए, मैं आपसे बताऊं जिस घटनाक्रम का आप कर रहे हैं, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का मसला नहीं नहीं, है। नहीं, ये गाने का है सर। हाँ, जी। ये जो मैंने कहा ना कि जो प्राइवेट एल्बम बनते हैं जी, जी। जिसपे कोई सेंसर नहीं, हुँ, हुँ। तो ये उसकी कहानी है। हुँ, हुँ। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं खेसारी पवन जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये दोनों के साथ मैंने काम किया और दोनों बड़े मेहनती और अच्छे लड़के हैं। मेहनत करके उन्होंने अपनी पहचान बनाई जी है सर। फिल्मों में। जी। लेकिन कभी किसी जुनून में कुछ अल्फाज निकल गए होंगे, उससे ज़्यादा गुनहगार मैं मानता हूँ वो उनके समर्थक या दर्शक हैं जो इसको यूट्यूब में जातिवाद तक ले जाके आग लगा फैला रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इससे भोजपुरी भाषा का नुकसान हो रहा है और उस म्यूज़िक एल्बम के चलते भोजपुरी फिल्मों का नुकसान हो रहा है, फिल्मी कलाकारों का नुकसान हो रहा है। सिनेमा का कलाकार जो स्टार है वो क्या है? इन लोगों के ऐसे स्टेटमेंट से लगता है कि ये लोगों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि लोगों के बीच में नहीं रह के लोगों के दिल में आपको रहना चाहिए। उसके लिए आपको अपनी जीवन शैली का एक सितारे को दर्शक देखता है, उसको अपनी ज़िंदगी में उसकी शैली, उस बहुत सारी चीज़ों को वो कॉपी करता है। तो आपकी भाषा इतनी संयमित होनी चाहिए, आपका व्यवहार इतना संयमित होना चाहिए जो आपके दर्शकों के दिल में जगह बना दे। मतलब सर कहीं न कहीं ये है कि अगर उनको सुधारना है तो उससे पहले अपने आप को सुधार लीजिए, सारे कुछ सुधर जाएगा। बिल्कुल। तो जब आप इस ढंग की बात करेंगे तो फिर ये जो आपकी ये जो जातिवाद में दो खेमा बटा हुआ है, अरे कलाकार किसी जाति का नहीं होता। अगर कुणाल सिंह कभी भोजपुरी फिल्मों के चहेते कलाकार हैं तो उसको सारे जाति सारे लोग ने प्यार दिया हो। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे याद आ रहा है सर कि कलाकार को किसी चीज़ के मोहताज नहीं होते, वो तालियों के गड़गड़ाहट से ही उनका पेट भर जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है सर। नहीं वो ठीक है, दिल को बहलाने का ख्याल गाली भी अच्छा है, लेकिन तालियों से पेट नहीं भरता। जी, जी, बिल्कुल। होती है। हाँ। सर बातें तो बहुत सारी हो चुकी है और होंगे भी, आपसे शायद अगले भी मुलाकात होगी बहुत जल्द। हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहते हैं, वो यादगार पल अभी तक के आपके जीवन सफर का क्या है? यादगार पल एक बड़ी अजीब सी कहानी है। क्या हुआ कि संघर्ष कर रहा था, जी। बनना था हीरो। सर प्लीज़ यहाँ पे 2 सेकंड के लिए, अगर आप भोजपुरी में अगर बोलना चाहेंगे तो प्लीज़। ये कहानी मैं हिंदी में बोलना अच्छा। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक अमिट न मिट सकने वाली घटना है जिसको कई दूसरे भाषा के भी लोग सुने। अच्छा। तो
रविवार के रविवार मैं फ़ोन करता था, माँ से बात करता था। पिताजी तो व्यस्त रहते थे। जब बॉम्बे गए थे आप? जी हाँ, संघर्ष कर रहा था। कि आगे ख्वाब था हीरो बनने का, इसलिए फ़िल्मों में छोटा रोल नहीं करूँगा। और मैं आपको बता दूँ, जैसा लोग कहते हैं कि शायद मैं वो पहला कलाकार हूँ बिहार से जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एज़ ए हीरो की। बाकी हमसे बड़े कलाकार रहे हैं, लेकिन वो कभी विलन, कभी कुछ से करके फिर हीरो बने हैं। लेकिन मैंने सफ़र शुरू किया तो वो एक ज़िद, मैंने कहा ना ज़िद। तो एक दिन ऐसे ही बात करते करते पिताजी का एक संदेश मुझे मिला कि मुझे वो पैसे भेजते थे वहाँ। जी। तो उन्होंने बोला कि और कितने दिन पैसे भेजे जाएंगे। उम्र कम थी, ये बात मेरे दिल में लग गई। तब मैं बाप नहीं बना था, इसलिए मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी को इस बात की चिंता है कि कहीं संघर्ष में ही तो इसकी उम्र नहीं गुजर जाए। वो तब मैं नहीं समझ पाया। जब मैं उम्र मेरी बढ़ी तब मैं समझा कि एक बाप की चिंता अपने बच्चों के लिए क्या होती है। और मैंने कह दिया कि नहीं ठीक है, मैं कमाता हूँ और मैं गुजारा कर लूँगा। लेकिन सच्चाई से बहुत दूर थी। और मैं असिस्टेंट डायलॉग राइटर बन के कॉपी करता था। अच्छा। और जिस बिल्डिंग में मैं पेइंग गेस्ट था उसके नीचे एक मुस्लिम महिला थी जो केला बेचती थी और कपड़ों को इस्त्री करती थी। तो हम फिल्म में चूँकि संघर्षरत थे तो पेट में रोटी हो या ना हो, कपड़ा इस्त्री ज़रूर होना चाहिए, जूते में पॉलिश होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे भी मेरी ज़िंदगी में गुजरा है जब मैं एक दिन दो दिन भूखे रहा, पैसे नहीं, मांगने की आदत नहीं, और लगता था कि परसों मिलेगा तो दो दिन किसी तरीके से। वो मेरी माँ नहीं थी, वो केला बेचने वाली महिला, लेकिन वो मेरे चेहरे को देख के जानती थी कि मैं सुबह से कुछ खाया नहीं। और वो गरीब औरत मुझे एक दर्जन केला दे देती थी कि बेटा कहा है तू कुछ खाया नहीं, मैं जानती हूँ, खा ले, केला खा, तो एक दिन बहुत बड़ा हीरो बनेगा। और मैं सोचता था कि बिना कुछ बोले ये मेरे चेहरे को देख के कैसे जानती। मेरी माँ तो कोसों दूर थी। मेरी माँ रहती तो शायद उनकी भी प्रतिक्रिया यही होती। सही बात। लेकिन मेरी माँ वहाँ नहीं थी, उस शहर में नहीं थी, और वो माँ की तरह ही मुझे जानने लगी थी। और मैं एक दिन हीरो बना दुआओं से उनके, और लोगों ने बहुत स्नेह प्यार दिया। और एक दिन मैं शूटिंग कर रहा था तो मुझे मोबाइल तब नहीं शुरू हुआ था, मैं स्टूडियो में, सर, उस समय की बात है। मैं स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था तो एक अन्ना करके था जो अंडे और सिगरेट और पाव ये सब स्टॉल छोटा सा, वो भी मुझे बहुत प्यार करता था। तो उसने फ़ोन किया कि कुणाल अन्ना, अम्मा गुजर गई है। और स्टूडियो में मैं तब शूटिंग कर रहा था, और तब मेरे पास गाड़ी हो गई थी, फ्लैट हो गया था, और अम्मा वहीं केला बेचती थी। लेकिन जब कभी मुझे मौका लिखता था मैं उतर के गाड़ी उनसे गले मिलता था, बातें करता था। तो मैंने मेरे डायरेक्टर को रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया है, मुझे जाना है, एक मुट्ठी कब्र में मिट्टी दे दीजिए। पेरेंट्स। और पहले तो वो घबरा गया कि भाई ये कब्रिस्तान और मिट्टी और कब्र की बात कर रहा है, ये नाम है कुणाल सिंह इसका। मैंने कहा कि रिश्ते से आप जो कहिए वो मेरी माँ से कम नहीं है। और मैंने इजाज़त लिया, और मैं सांता क्रूज़ में अंधेरी में शूटिंग कर रहा था, मैं सांता क्रूज़ स्टूडियो में गया, और मेरी ज़िंदगी का यादगार पल ये है कि जिस महिला ने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन मेरे सारे दुख दर्दों को वो जानती थी, मैंने उसकी कब्र में एक मुट्ठी मिट्टी डाली है। इस बात का सुकून है मेरे दिल में। चलिए सर, आप भी काफ़ी भावुक हुए हैं, भावुक तो हम भी हो गए हैं कि ऐसा मोमेंट भी आता है इंसान की ज़िंदगी में कि
थोड़ा कभी भी याद करते हैं तो वो पल थोड़ा सा भावुक कर देता है? कोई ऐसा डायलॉग जो अभी भी अगर कहीं आप जाते होंगे तो आपके दर्शक बोलते होंगे कुणाल सर ये वाला डायलॉग चाहिए, एक बार वो वाला डायलॉग बोल दिए, कभी वो डायलॉग या कभी वो सीन हुआ है सर जो दर्शक आपसे हमेशा उम्मीद करते हैं कि कुणाल जी से हमें अगर वो आ रहे हैं तो ये वाला चीज़ तो हमको पक्का करवाना है? मैं एक मामले में मुंबई शहर में बड़ा बदनाम था, भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी बदनाम हूँ कि मैं बिहारी हूँ। अच्छा। जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी तो मैं बिहार का नंबर ही लगा के रखता था और मैं 100 रुपये फाइन देता था, जो कि मुंबई शहर का कानून है कि आप एक हफ्ते से ज़्यादा गाड़ी चला नहीं सकते। हाँ। और एक सरदार जी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर बड़े सीनियर थे, तो जहाँ मैं रहता था उनसे हमेशा टकराव होती थी और उनको मैं झूठ बोलता था कि अभी भी 2 दिन पहले आया हूँ, 3-4 दिन में चला जाऊँगा जी। लेकिन जब कई महीने गुजर गए तो बोला भाई तुम हमेशा बोलते हो और ये तो नंबर बदल लो। मैं बोला सर फाइन 100 रुपये ले लीजिए, हाँ। नंबर नहीं बदलूंगा। और जिस स्टूडियो में मेरी गाड़ी लगी रहती थी लोग कहते थे कि देखो बिहारी शूटिंग कर रहा है। तो एक फिल्म में मैंने डायलॉग बोला था जो बड़ा मशहूर हुआ था जब मैं नायक हुआ करता था, अरे हई होठवा मसल देव तब महतारी के पियल दूध मुंह से बाहर फेंक दी, जानत नहीं थे हम बिहारी हैं बिहारी। चलिए काफी मतलब कि अभी भी लग रहा था सर कि आप एकदम शूटिंग के पोज में है, एकदम अनकट एकदम दिए जा रहे थे अभी, बहुत अच्छा लगा सर। एक आखिरी सवाल जिस पर मैं अपने वीडियो को खत्म करूंगा, आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी? एकदम स्टार्टिंग जी, स्टार्टिंग पहली फिल्म में मुझे मेरा मेहनताना 2100 रुपया मिला था जी। और मैं मुंबई शहर से शूटिंग करने गया था बनारस, वो 3 टायर स्लीपर में। अच्छा। और बहुत कम लोगों को याद होगा या मालूम होगा कि 3 टायर स्लीपर में तब गद्दा नहीं रहता था। अच्छा, फिर क्या था? लकड़ी का पटरा रहता था। हाँ। और हम अपनी बेडिंग में चादर और तकिया लेके हर लोगों को सफ़र करना पड़ता। तो पहली फिल्म का नायक होने के बावजूद 2100 रुपये मेहनताना मुझे मिला था और 3 टायर स्लीपर में मैं उस लकड़ी के पटरे पर सो के आया था। तो वहाँ से चलते हुए आज इस मुकाम हवाई जहाज़ की सीट पर बैठने का अवसर मिला है। सर वीडियो को ख़त्म करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। मेरे ख्याल से मेरा जो बैटरी है वो भी डिस्चार्ज हो चुका है। तो इस सिलसिले को हम हमेशा जारी रखेंगे। कुणाल सर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, मगर अभी भी मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि कुणाल सर जैसे इंसान से मिलने का मुझे मौका मिला। और उम्मीद करता हूँ कि कुणाल सर ही रेफ़र करेंगे, यार जाओ बेटा उनका इंटरव्यू ले लो। उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा वक्त आएगा, ऐसा मौका भी मिलेगा अगर कुणाल सर का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा तो। ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की। भोजपुरी जगत क्या है, भोजपुरी जगत में जो हो रही है मौजूदा हालात वो क्या है, कैसे ख़त्म होगी। सर ने एक ही लाइन में सारा चीज़ क्लियर कर दिया। लोग अगर अपने काम से मतलब रखे, लोग अगर वो चीज़ को ना देखकर उसके पॉजिटिविटी को अगर ध्यान में रखें तो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो तो हमेशा होते रहता है, मगर हम इस सब चीज़ों से मत लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।